Okay, class number 4. Learning module 1, class number 4. In the first two classes, almost all the discussion has been done. I think we have done at around 15 questions अभी तक. ठीक है? थोड़ा सा और डिस्कशन करना है रिगार्डिंग वेरियस पॉइंट्स की. मैं सी दैट मैं बहुत बार जो पॉइंट्स ऑलरेडी बता चुका उसको वापस से रिविजिट कर रहा हूँ. ओके, इन ग्रेटर ग्रैनुलैरिटी. सो लेट्स स्टार्ट अगेन. नोट्स वाइज लिखना. नेक्स्ट पॉइंट होगा पॉइंट नंबर व्हाट? 15. पॉइंट नंबर 15, मोर ऑन लिखना, मोर ऑन यील्ड एंड यील्ड कर्व. मोर ऑन यील्ड एंड यील्ड कर्व. मोर ऑन यील्ड एंड यील्ड कर्व. ओके, डिस्कस कर रहे हैं. लिख देना एग्जाम्पल. स्क्रीन दिखाना. कंसिडर देखो, कंसिडर द फॉलोइंग treasury ZCBs, zero coupon bonds of face value 1000 each. Consider the following treasury zero coupon bonds of face value 1000 each. ट्रेजरी है मतलब गवर्नमेंट इशू की है, ज़ीरो कूपन बॉन्ड से आपको सीधा फेस वैल्यू मिलेगा लास्ट में, बीच में कूपन नहीं है, सबका फेस वैल्यू 1000 है, लास्ट पे 1000 मिलेगा. तो फर्स्ट इज बॉन्ड्स, सेकंड इज मैच्योरिटी, थर्ड कॉलम इज प्राइस. ये फेस वैल्यू $1000 ईच. बॉन्ड ए बी सी डी ई एफ जी. Maturity 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 years. Price, फर्स्ट वाले का प्राइस 962, सेकेंड वाले का प्राइस 911, थर्ड वाले का प्राइस 872, फोर्थ वाले का प्राइस 864, सॉरी फोर्थ वाले का प्राइस इज 824, फिफ्थ वाले का प्राइस इज 779, सिक्स्थ वाले का प्राइस इज 738, सेवन्थ वाले का प्राइस इज 680. दीज आर द प्राइसेस. ओके, ये प्राइसेस है. सो आई यू अंडरस्टैंडिंग? फर्स्ट वाले बॉन्ड में इफ वी पे 962 टुडे वी विल गेट 1000 आफ्टर 1 ईयर. सेकेंड वाले बॉन्ड में इफ वी पे $911 टुडे विल गेट 1000 आफ्टर 2 years. थर्ड वाले बॉन्ड में इफ वी पे 872 टुडे वी विल गेट 1000 आफ्टर 3 years. ठीक है ना? तो अकॉर्डिंगली कैल्सी वाइज अभी पुट नहीं करना है, सुनना. कैल्सी वाइज 1000 तो एफ होगा, सारे बॉन्ड्स में 1000 क्या होगा? एफ. जो एन है ना, एन वो चेंज होता रहेगा 1 2 3 4. और जो प्राइस है ना पीवी जो नेगेटिव डालते हैं वो चेंज होता रहेगा कि 862 नेगेटिव, 911 नेगेटिव एंड सो ऑन. और अकॉर्डिंगली सीपीटी आई बाय वाई करेंगे. सीपीटी आई बाय वाई तो यील्ड आते जाएगा. क्या आते जाएगा? यील्ड. ओके, तो इन सब का यील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं कि इन सब का वाईटीएम क्या क्या है, कैलकुलेट कर लेते हैं. देखो, कैलकुलेट वाईटीएम, कैलकुलेट वाईटीएम यील्ड टू मैच्योरिटी. Calculate YTM, yield to maturity. Calculate YTM, that is yield to maturity of each bond, and construct the sovereign yield curve. Calculate YTM, yield to maturity of each bond, and construct the sovereign yield curve. And construct the sovereign yield curve.
ठीक है, सॉल्यूशन, लेट्स स्टार्ट। तो बॉन्ड ए, थोड़ा सा रिदम के लिए एक बार बॉन्ड ए को दोनों तरह से कर रहे थे। बॉन्ड ए एज इफ अपने इंडियन एग्जाम देते रहते, बॉन्ड ए आउटफ्लो इक्वल टू इनफ्लो, थिंक इंडियन एग्जाम है। सो 9 क्या दाम था, 962 इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 1 प्लस आर। Accordingly 1 plus r equal to 1000 by 962. Accordingly r is equal to 1000 by 962 minus 1. ये मैं इंडियन एग्जामिनेशन के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ। 1000 by 962 द होल थिंग माइनस 1, द होल इंटू 100 कर देना ऑब्वियसली। बताओ आंसर। 1000 by 962 निकालो, फिर माइनस 1, फिर द होल इंटू 100। क्या बोल रहे हो? 3.95% is the answer. 3.95%. Okay, 3.95% is the answer. 3.95%. बॉन्ड बी में चलते हैं। एक मिनट, बॉन्ड ए में वैसे लिख ले कैलकुलेटर वाइज, कैलकुलेटर वाइज बॉन्ड ए में, और जो करना चाहिए 962 प्लस माइनस पी वी 1000 FV 1N CPT I by Y। 962 प्लस माइनस PV, आपको सेकेंड क्लियर TVM करना पड़ेगा पहले, सेकेंड क्लियर TVM। उसके बाद 962 प्लस माइनस का बटन PV 1000 FV 1N CPT I by Y। क्या आया? आ रहा है आंसर? If you are not sitting with the calculator, if you are not using the calculator, how can you follow the class? You should shift your place and shift to somebody else जहाँ पे calculator है ना कम से कम। ऐसे तो क्लास नहीं हो पाएगा, बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, 3.95% वहाँ पे सबका आ रहा है। होप फेस टू फेस क्लास पे जिन लोग के पास भी कैलकुलेटर है या अगल बगल में है, वो लोग अकॉर्डिंगली समझ पा रहे हैं। ऐसे में कैसे करूँ, व्हाट, हाउ डू आई टीच? फ़ोन पे भी तो कैल्सी का ऐप डाउनलोड हो सकता है। $3.95%। ओके, यू वांट टू शिफ्ट प्लेसेस। जो लोग फेस टू फेस से बैठे हैं, दोस्ती छोड़ो, प्लेस शिफ्ट करो, मूव टू प्लेसेस जहाँ पे किसी के पास कैल्सी है। वन ऑफ यू ऑल, आप लोग दोनों में से यहाँ फर्स्ट बेंच में आओ, यहाँ पे घूम के पीछे से घूम के एकदम पीछे से फर्स्ट बेंच में आओ। जिसके पास कैल्सी है उसके पास जाना। हाँ, कम आ जाओ यहाँ फर्स्ट बेंच पे। इन दोनों के पास कैल्सी है, दे विल असिस्ट यू। ओके, चलो बॉन्ड बी में चलते हैं। बॉन्ड बी का प्राइस क्या था? यस, आई कैन सी बॉन्ड बी का कई जन का आंसर आ गया। नो इश्यूज, वी आर गोइंग स्लो। तो बॉन्ड बी का प्राइस क्या था? 911। 911 इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 1 प्लस आर द होल स्क्वायर। इज दिस मैथ्स ओके विथ यू? बॉन्ड बी 911 इज 1000 बाय 1 प्लस आर द होल स्क्वायर, बिकॉज 1000 कब मिलेगा? 2 साल बाद, उसको 2 साल पीछे टर्न रहे हैं। therefore 1000 by 1 plus r square। I don't think you require me to draw the number line, I can draw कि 911 जा रहा है, 1000 2 साल बाद आ रहा है ना? तो in that case 1 plus r whole square is equal to 1000 divided by 911। therefore r is equal to 1000 divided by 911 to the power half minus 1। 1000 divided by 911 to the power half minus 1। तो you can do 1000 का 1000 by 911 का स्क्वायर रूट, 1000 divided by 911 का स्क्वायर रूट, the whole thing minus 1, the whole into 100। 4.77%। It's coming to 4.77%। 4.77%। उसको दिखा दो थोड़ा।
4.77%, या फिर और 911 प्लस माइनस पीवी, बाकी आप लोग का फीड किया हुआ है 2n CPT I by y, क्लियर TBM नहीं करना चाहिए। 1000 FV ऑलरेडी है उसमें, 911 प्लस माइनस पीवी 2n CPT I by y, तो 4.77% आ रहा होगा। आ रहा है क्या? कोई भी हालत में फर्स्ट तरीके से एग्जाम में नहीं करना चाहिए, आउटफ्लो इक्वल टू इनफ्लो। कोई अगर वो कर रहा है तो इसका मतलब वो एग्जाम में एफिशिएंट नहीं है। दैट्स नॉट हाउ इट इज डन। अभी अपने शुरू में देयरफॉर इट्स ओके, दोनों तरह से समझो। इट शुड बी डन बाय द कैलकुलेटर डायरेक्टली, दैट्स द एफिशिएंट प्रोसेस। 4.77% सबका आ गया है। इज दिस 4.77%? टेल मी समथिंग, इज दिस 4.77% 2 साल का रिटर्न, या इज इट 4.77% पर एनम 2 साल का रिटर्न? पर एनम 2 साल का रिटर्न। इट इज कंपेरेबल टू द फर्स्ट वन। यू कांट से दैट्स ये तो 2 साल का है तो ज़्यादा होगा ही। ऑफकोर्स 2 साल में लिक्विडिटी प्रीमियम लोगों को चाहिए होता है, बिकॉज ऑफ विच हायर होता है, बट अदरवाइज ये पर एनम है। इट इज पर एनम फॉर 2 ईयर्स। ओके, पर एनम फॉर 2 ईयर्स। बॉन्ड सी का निकालो, बॉन्ड सी का निकालिए अपने आप। आई एम वेटिंग। जिसके पास कैलसी नहीं है, कम से कम कॉपी का नोट्स तो बनाओ, आउटफ्लो इक्वल टू इनफ्लो का, बॉन्ड सी का। बॉन्ड सी का अपने आप कर रहे हैं आप लोग, वही आउटफ्लो इक्वल टू इनफ्लो का नोट्स बनाओ, उसको असिस्ट करते रहना कॉपी का नोट्स में। क्या क्या प्राइस था बॉन्ड सी का? तो 872 इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 1 प्लस आर द होल क्यूब। 872 इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 1 प्लस आर द होल क्यूब। तो आर इज 1000 डिवाइड बाय 872 टू द पावर 1/3 माइनस 1। 1000 बाय 872 टू द पावर 1/3 माइनस 1। ओके, 1000 बाय 872 टू द पावर 1/3 माइनस 1। Some people have joined late, so they are requesting me to show the table. I am showing, but remember, ये classes में the classes always start on time. There could be changes in the class timing in between. However, class starts on time. So if you are coming 11 का target करके, you will come at 11:05 or 11:10. That is stupidity. 99% of the audience doing these classes are doing from somewhere else live, तो वो लोग घर से करते हैं, तो बिकॉज ऑफ विच उनका घर पे टाइम वेस्ट नहीं होता। अगर मैं आगे पीछे टाइम थोड़ा करता हूँ, 872 इज इक्वल टू 1000 बाय 1 प्लस आर द होल क्यूब, तो आर इज इक्वल टू 1000 बाय 872 टू द पावर 1/3 माइनस 1। इससे पूरे कैलसी का प्रैक्टिस कि आपको 1/3 करना आता है कैलसी में, कि 1000 बाय 872, फिर y पावर x ब्रैकेट ओपन 1/3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू -1 द होल इनटू 100। 4.67% आ रहा है, बट बेस्ट तरीका है 872 प्लस माइनस पीवी 3n CPT I by y। आगे बढ़ जाओ, 2 मिनट वेट कर रहा हूँ। बॉन्ड DEFG कर लो सारा, बहुत जन का हो चुका है, नरेंद्र पाटिल एंड अदर्स का हो चुका है, बाकी सारा कर लो। डोंट थिंक घर पे जाए करूँगा, डू इट राइट नाउ। बॉन्ड DEFG का करो धीरे धीरे। जो लोग अगल बगल में बैठे एक दूसरे का देखो कॉपी, वो क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, उसको बताओ, करेक्ट करवाओ। सिट विद समबडी प्लीज, डोंट सिट अलोन बिकॉज ऑलरेडी तुम लेट हो। जो लेट आ रहे हैं अगर अलग से बैठे हैं तो और डिफिकल्टी होगा ना, कुछ समझेंगे ही नहीं। बॉन्ड DEFG कर रहे हैं आप लोग। फॉर दोज हु हैव जॉइंड लेट, मैंने 7 बॉन्ड्स लिया है। ZCB ट्रेजरी गवर्नमेंट बॉन्ड है, जो 1000 देगा मेच्योरिटी पे, बीच में कुछ नहीं देगा। उनका अलग अलग दाम चल रहा है।
लास्ट कॉलम में दाम दिया हुआ है स्क्रीन पे, स्क्रीन दिख रहा है ना, लास्ट कॉलम में दाम दिया हुआ है। तो 962 देंगे 1000 मिलेगा, 911 देंगे 1000 मिलेगा, 872 देंगे 1000 मिलेगा। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद सबका पर एनम रिटर्न निकालना है, जिसको कैपिटल बजटिंग चैप्टर में कॉर्पोरेट इश्यूज में IRR बोलते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, बॉन्ड में YTM बोलते हैं, स्टॉक मार्केट में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। केवल नाम अलग अलग दे दिया और है पर्सन सेम, कोई पेट नेम है, कोई क्या नेम है। काफ़ी जन का हो गया है ऑन द स्क्रीन, जो लोग लाइव बैच पे कर रहे हैं, आई होप फेस टू फेस में भी सबका हो गया हो। लेट आए हैं, डिफिकल्टी होगा आपको। अब से मैं सोच रहा हूँ कि फेस टू फेस बैच पे अगर आधा घंटा 15 मिनट का डिले का होगा ना क्लास का, तो मैसेज दूंगा नहीं, बिकॉज जिससे कि जो लोग लेट आते हैं वो लोग कम से कम पहले आ जाए, बिफोर टाइम। तो फेस टू फेस में मैसेज देने मना कर दूंगा, बिकॉज द एंटायर रिदम इज लॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ कमिंग लेट। हाउ विल यू कैच अप? ठीक है, तो लिखते हैं द रिजल्ट्स आर समराइज्ड बिलो। द रिजल्ट्स आर समराइज्ड बिलो। फर्स्ट कॉलम मैच्योरिटी, सेकेंड कॉलम YTM। मैच्योरिटी 1, YTM आया था कितना, 3 पॉइंट क्या आया था, 95। 2 ईयर का 2 ईयर का 4.77%, 3 इयर्स का 4.67%, 4 इयर्स का 4.96%, 5 इयर्स का 5.12%, 6 ईयर का 5.19%, 7 इयर्स का 5.66%, ये आया था। ओके, इसको प्लॉट कर लिए, एक्स एक्सिस पे n, वाई एक्सिस पे यील्ड, एक्स एक्सिस पे n, वाई एक्सिस पे यील्ड। 1 2 3 4 5 6 7। तो एग्जैक्ट तो प्लॉटिंग करना नहीं, मोटा मोटी करना है। तो फाइंड दैट 1 के बाद 2 बढ़ रहा था, 2 के बाद 3 थोड़ा सा कम है, उसके बाद 4 5 6 सब बढ़ा हुआ है ना। तो 1 year yield was something, 2 year yield was higher, 3 was a bit of drop off, 4 5 6 7. This is called the yield curve. Okay, this is the treasury yield curve. Please draw कर दो। ड्रॉ करने में ब्यूटिफिकेशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। This is the sovereign yield curve. श्रीकांत बोल रहा है कि बॉन्ड जी का 6.63% है, रॉन्ग बोल रहे हैं ना वो, ये सब राइट है ना, सारे फिगर्स मैच हुए आप लोग के। ओके, तो श्रीकांत माने का रॉन्ग है। तो वी फाइंड दैट द यील्ड कर्व यहाँ पे इज प्राइमरीली अपवर्ड स्लोपिंग, कैन यू सी दैट? जरा सा 3 ईयर में डिप हुआ है, वरना यील्ड का मोटा मोटी अपवर्ड स्लोपिंग है। मतलब लॉन्ग टर्म यील्ड्स आर हायर देन शॉर्ट टर्म यील्ड्स, एज वी हैड डिस्कस्ड इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर LOS-A, कि देयर इज अ मैच्योरिटी रिस्क प्रीमियम, कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जो है, ठीक है, they have a maturity risk involved. If the yield changes, the price will change more. So why would somebody take that risk? Therefore long term yields are higher than short term yields generally. ठीक है, so that is the yield curve. ये yield का आपको दिख रहा होगा, this is upward sloping yield curve. लिख दो ग्राफ के नीचे, upward sloping और normal yield curve.
upward sloping or normal yield curve, upward sloping or normal yield curve, upward sloping or normal yield curve. ठीक है, बताओ ट्रू है कि फॉल्स है। फुल स्क्रीन करना, फुल स्क्रीन फेस पे बताना कि ट्रू या फॉल्स। द यील्ड कर्व इज राइट नाउ इन्वर्टेड, ये क्वेश्चन चल रहा है। द यील्ड कर्व इज राइट नाउ इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व है। नहीं नहीं नहीं, अभी क्वेश्चन बना नहीं है। यील्ड कर्व इज राइट नाउ इन्वर्टेड, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यील्ड कर्व इन्वर्टेड है, माने शॉर्ट टर्म यील्ड्स ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म यील्ड्स कम है। तो एक कंपनी का 30 साल का बॉन्ड है और एक कंपनी 10 साल का बॉन्ड इशू किया पैरी पैसो। 30 साल का बॉन्ड है, 10 साल का बॉन्ड इशू किया पैरी पैसो, यानी ऑफ द सेम कैटेगरी। ये नहीं है कि 10 साल का बॉन्ड ज़्यादा रिस्की था, जूनियर था वगैरह। इट इज़ पैरी पैसो ऑफ द सेम कैटेगरी, इक्वल फुटिंग। तो ये 10 साल का बॉन्ड का यील्ड जो है वो 30 साल के बॉन्ड के यील्ड से ज़्यादा होगा या कम होगा? सेम कंपनी है, ओके। 10 साल का बॉन्ड का यील्ड 30 साल के बॉन्ड के यील्ड से ज़्यादा होगा या कम होगा, आपको बताना है। तो फेस टू फेस पे सारे स्टूडेंट ने रॉन्ग आंसर दिए, ओके। फेस टू फेस के सारे स्टूडेंट्स ने रॉन्ग आंसर दिया विदाउट एनी एक्सेप्शन। 10 साल के बॉन्ड का यील्ड ज़्यादा होगा, मैंने बोला यील्ड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो आप वो भूल ही गए। आई सेड यील्ड कर्व इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है का मतलब शॉर्ट टर्म यील्ड्स आर हायर, लॉन्ग टर्म यील्ड्स आर लोअर। तो 10 साल का यील्ड क्या होगा? ज़्यादा। 30 साल का यील्ड क्या होगा? कम। बिकॉज आई टोल्ड यू कि यील्ड कर्व इन्वर्टेड है। फिर क्या सिग्निफिकेंस था बोलने का? आप तो वो बैठा रहे हो हमेशा लॉन्ग टर्म का यील्ड ज़्यादा होगा। नॉट ट्रू, शॉर्ट टर्म यील्ड ज़्यादा हो सकता है लॉन्ग टर्म यील्ड से। जनरली कब होता है ऐसा? इकोनॉमिक्स में जा रहे हैं। What happens is that अचानक से when inflation gets very high in the economy, especially demand sided inflation, not supply side, demand sided, इन्फ्लेशन बहुत हाई हो जाता है इकॉनमी में। फ्रॉम एन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू आरबीआई का टारगेट है 4% इन्फ्लेशन विथ अ बैंड ऑफ ±2। ये आरबीआई का टारगेट है, 4% विथ अ बैंड ऑफ +2, यानी 2 से 6 के बीच में रहेगा। If inflation breaches the 6% corridor, in that case RBI becomes dead serious about fighting inflation by way of running tight monetary policy। यानी RBI उस केस में रेपो रेट इंक्रीज करता है, हो सकता है CRR हाइक कर दे, बहुत सारा मेजर्स लेगा जिससे लिक्विडिटी सिस्टम में कम हो जाए। बिकॉज व्हेन मनी चेजेस गुड्स प्राइसेस गो अप, व्हेन मनी चेजेस गुड्स प्राइसेस गो अप। तो अगर लिक्विडिटी खींच लेगा सिस्टम से तो अपने आप ही लोगों के पास कमती पैसा होगा, तो अकॉर्डिंगली डिमांड फॉर गुड्स कम होगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। ओके, दैट इज नॉर्मल फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। तो जब आरबीआई ऐसा करता है कि इंटरेस्ट रेट को हाइक करना चालू कर देता है एक के बाद एक, बिकॉज द इकोनॉमी इज गेटिंग हीटेड अप, तो शॉर्ट टर्म रेट्स गो अप। विच रेट्स? शॉर्ट टर्म रेट्स, बिकॉज आरबीआई के कंट्रोल में शॉर्ट टर्म रेट्स है, लॉन्ग टर्म रेट्स नहीं है। आरबीआई के कंट्रोल में शॉर्ट टर्म रेट्स है, लॉन्ग टर्म रेट्स नहीं है। द पॉलिसी रेट इन इंडिया इज द ओवरनाइट रेपो रेट, एक दिन के लिए जो एक बैंक दूसरे बैंक से बोरो करता है, दैट्स द ओवरनाइट रेपो रेट, ओवरनाइट, एक रात के लिए। ठीक है, दैट इज व्हाट आरबीआई कैन चेंज। तो शॉर्ट टर्म रेट्स तो बढ़ जाता है, बट कई बार अगर इकोनॉमी में ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में कोई इन्फ्लेशन का डर नहीं है, लॉन्ग टर्म में तो इनफैक्ट इकोनॉमी विल स्लो डाउन, देयर विल बी रिसेशन, तो उस केस में लॉन्ग टर्म रेट्स आर लो, शॉर्ट टर्म रेट्स आर हाई, देयर इज गोइंग टू बी इम्पेंडिंग रिसेशन। ठीक है, उस केस में द यील्ड कर्व बिकम्स इन्वर्टेड, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, इफ एनीबडी लेटर ऑन सेज दैट सब वो वाला पार्ट जो आपने आरबीआई का बताया था उतना क्लियर नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली क्लियर नहीं हुआ बिकॉज वो इको का पार्ट है। ठीक है, तो वो क्लियर कैसे होगा? उसके लिए मेरे को तो फिर स्पेंड करना पड़ेगा उस पर टाइम, विच आई कैन नॉट। तो यील्ड कर्व अगर इन्वर्टेड है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो शॉर्ट टर्म रेट्स ज़्यादा होगा लॉन्ग टर्म रेट से। ठीक है, दैट्स बिकॉज सेंट्रल बैंक का पॉलिसी एक्शन ऐसा है। बेसिकली क्या है,
इंटरेस्ट रेट्स एज यू कैन सी आर डिटरमाइंड बाय मार्केट प्राइस. आप लोग प्राइस को डाल रहे थे प्लस माइनस पीवी, तभी तो आई बाई वाई आ रहा था. एंड प्राइस इज डिटरमाइंड बाय डिमांड सप्लाई. प्राइस इज डिटरमाइंड बाय डिमांड सप्लाई. अगर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स का डिमांड ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स का डिमांड ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स का प्राइस ज़्यादा होगा. अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो हायर प्राइस पे यील्ड क्या होगा, कम. और सपोज शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स का डिमांड कम है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स का डिमांड कम है तो प्राइस क्या होगा, कम. और कमती प्राइस पे यील्ड क्या होगा, ज़्यादा. तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स कैन हैव अ हाई यील्ड देन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, पर जनरली ऐसा नहीं होता है. ठीक है, तो दैट्स द केस ऑफ इन्वर्टेड यील्ड कर्व. ठीक है ना, लिखना पैरा चेंज. एग्जाम्पल, पैरा चेंज एग्जाम्पल. Yield curve is inverted. Yield curve is inverted. Full stop. A firm has a 30-year bond. A firm has a 30-year bond. Full stop. If it issues a 10-year bond, if it issues a 10-year bond, पैरी पैसो, PA क्या स्पेलिंग था, PA पे बेसिकली उस पर RI था, PARIPASSU. If it issues a 10-year bond pari passu equal footing, comma, would the yield of the 10-year bond be higher or lower? Would the yield of the 10-year bond be higher or lower? Would the yield of the 10-year bond be higher or lower? Would the yield of the 10-year bond be higher or lower? तो सॉल्यूशन है हायर. सॉल्यूशन है हायर because yield curve is inverted. Okay, higher because yield curve is inverted. इन्वर्टेड का मतलब ये नॉर्मली आंसर क्या होता है, 30 साल का ज़्यादा होगा 10 साल से, वो तो नॉर्मल आंसर है. जब आपको बोल रहा है इन्वर्टेड है तो ऑब्वियसली आपको ध्यान देना है. ठीक है, लास्ट क्लास मैंने पढ़ाते हुए बोला था पर लिखाया नहीं था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड करंट यील्ड. व्हाट यील्ड? करंट यील्ड. ये आई डिड नॉट डिक्टेट, आई जस्ट मेंशन्ड. तो एक बार कूपन रेट, करंट यील्ड और YTM तीनों को एक एग्जांपल से पकड़ते हैं. अपना नोट्स चल रहा है आज मोर ऑन यील्ड एंड यील्ड कर्व, ये नोट्स चल रहा है ना. हाँ, तो लिखो एग्जांपल. एग्जांपल है, स्क्रीन दिखाना. कंसिडर the following bond. Consider the following bond. लिखो, फेस वैल्यू 1000, कूपन रेट 8%, पेएबल सेमी एनुअली, टेनर TENOR 6 years, price today 978, calculate current yield. तो करंट यील्ड जो है ना वो होता है एनुअल कूपन बाय प्राइस. क्या होता है? इवन दो इस सम में कूपन 6 महीने में मिलेगा, आपको दिख रहा है, पर करंट यील्ड इज सिंपल मेजर ऑफ यील्ड. उस पर झमेला नहीं करते हैं क्वार्टरली का. इट इज एनुअल कूपन डिवाइडेड बाय प्राइस, यानी कि 80 डिवाइड बाय 978. 80 डिवाइड बाय 978. इट्स लाइक सेइंग दैट 978 दे रहे, कितना मिलने वाला है 80. 80 डिवाइड बाय 978, दैट्स कॉल्ड करंट यील्ड. ध्यान रखना, करंट यील्ड में क्वार्टरली से कोई मतलब नहीं है. एनुअल कूपन डिवाइडेड बाय प्राइस. ठीक है, लिख दो. तो करंट यील्ड इज इक्वल टू एनुअल कूपन
amount divide by price, the whole into 100. Annual coupon amount divided by price into 100 equal to 80 divided by 978 into 100. 80 by 978 into 100. What is the answer? 8.18%. 80 by 978 into 100, 8.18%. कूपन रेट से ज़्यादा क्यों आया आंसर? कूपन रेट 8% था, आंसर 8% से ज़्यादा क्यों आया? बिकॉज प्राइस कम। एकदम सही जवाब है सर, प्राइस कम है। जो 8% है वो तो 1000 पे मिल रहा है, पर हम लोग को तो 978 देना पड़ रहा है। 8% जो वो तो 1000 का है, पर हम लोग 1000 थोड़ी दे रहे हैं, हम लोग तो 978 पे कर रहे हैं। देयरफॉर करंट यील्ड ज़्यादा है, ठीक है। बट सर हम लोग 978 दे रहे हैं और लास्ट पे तो हम लोग को 1000 मिलेगा। हम लोग 978 दे रहे हैं, लास्ट पे 1000 मिलेगा। वो जो 22 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, क्या वो 22 रुपये एक्स्ट्रा इस फॉर्मूला में कैप्चर हुआ है? देखो करंट यील्ड जो निकाला है ना 80 बाई 978, क्या उसमें वो 22 रुपये का फ़ायदा कैप्चर हुआ है कि जो एक्स्ट्रा मिलेगा 1000? नहीं कैप्चर हुआ है। वो जो 22 मेरे को मिलेगा वो तो कैप्चर ही नहीं हुआ इसके अंदर। वो किसके अंदर कैप्चर होता है? YTM में। जब कैल्सी को अपने बोलते हैं ना कि भाई 978 आज जा रहा है, 40 40 40 आ रहा है। 40 ठीक बोला मैंने? एक्चुअली कूपन 80 है कि 40 है? 40 है, सेमी एनुअल है। 40 40 आ रहा है, कितने बार आ रहा है? 12 बार। और लास्ट में क्या आ रहा है? 1000। तो जब पूरा स्टोरी दिया कैल्सी को कि 978 जा रहा है, 40 40 12 बार आ रहा है, लास्ट में 1000 आ रहा है, तो इन दैट केस जो I बाई वाई निकलता है दैट इज YTM। तो विच इज अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ यील्ड, करंट यील्ड और YTM? बाप रे बाप। हनी चंचलानी पूछ रही है 80 कहां से आया सर? हनी चंचलानी जास्टिक 80 कहां से आया सर? सीरियसली? अभी उनका आने वाला है जवाब। मेरा इंटरनेट फ्लक्चुएट हो गया था या फिर मैं देरी से ज्वाइन की थी। आई एम वेटिंग फॉर वन ऑफ द 2 रिस्पॉन्सेस। एंड आप तो क्लास फर्स्ट क्लास से कर रहे हैं, वो सरप्राइजिंग है ना। कोई होता ना 4th क्लास पर डायरेक्टली आके बैठ जाता तो अलग बात था। बाप रे बाप। 8% ऑफ 1000 इज 80। 8% ऑफ 1000 इज 80। शॉक पहुंच रहा है मेरे को सीरियसली। मैं कुछ और ही बोल रहा था, कहाँ चले गए ग्रेविटी के अंदर। तो इन दैट केस YTM जो है इट इज़ अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ यील्ड। जो YTM एज कंपेयर टू करंट यील्ड, YTM इज अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ यील्ड विदाउट कैलकुलेशन। व्हाट डू यू फील? YTM का आंसर 8.18%। जो करंट यील्ड आया है उससे ज़्यादा आएगा या कम? ज़्यादा। 22 रुपये का फ़ायदा। YTM का आंसर और ज़्यादा आएगा बिकॉज 22 का फ़ायदा ना 978 दे रहे, 1000 मिल रहा है। ये कौन समझ रहा है? करंट यील्ड नहीं, YTM। तो YTM का आंसर और ज़्यादा आएगा। एक बार ट्राई करो कैल्सी में। वैसे आपको इंटू 2 करना पड़ेगा। YTM का आंसर पहले 6 महीने का आएगा, फिर इंटू 2 करो। कैल्सी में ट्राई करो। आप लोग कर रहे हो कैल्सी में। 9 क्या दाम था? 978 प्लस माइनस PV। 978 प्लस माइनस PV 40 PMT। 80 PMT नहीं, 40 PMT। 12N 1000 FV CPT I बाई वाई, फिर इंटू टू मत भूलना। 978 प्लस माइनस PV 40 PMT 12N 1000 FV CPT I बाई वाई, फिर इंटू 2 लिखा के मैं करा दूंगा, चिंता का बात नहीं है। क्या 8.48%। 8.48%। तो या तो स्टूडेंट रटेगा कि डिस्काउंट बॉन्ड जो होता है, डिस्काउंट बॉन्ड, उसमें कूपन रेट से ज़्यादा करंट यील्ड होता है, करंट यील्ड से ज़्यादा YTM होता है। ठीक है। प्रीमियम बॉन्ड, प्रीमियम बॉन्ड मतलब अगर इस बॉन्ड का दाम चेंज करके मैं 1040 कर दूँ 1040, तो जाहिर है 80 1040 मिलेगा, तो करंट यील्ड कम आएगा 8 से।
और YTM और कम आएगा बिकॉज 1040 दे रहे हैं, मिलने वाला लास्ट पे कितना है 1000। तो या तो स्टूडेंट रटे कि डिस्काउंट बॉन्ड में कौन सा ज़्यादा कौन सा कम आएगा, और या स्टूडेंट समझे, समझना बेस्ट है बिकॉज हमेशा वो रिवाइज हो सकता है, रटना खराब है। समझ गए? तो डिस्काउंट बॉन्ड में जो है नीचे दाम पे खरीदते हैं तो यील्ड ज़्यादा होता है, करेंट यील्ड जरा सा ज़्यादा, YTM और ज़्यादा। प्रीमियम बॉन्ड में ज़्यादा दाम पे खरीदे तो यील्ड क्या होगा कम, करेंट यील्ड जरा सा कम, YTM और ज़्यादा कम। ठीक है, ये आने वाले चैप्टर्स में तो चेप के होगा ही, जो यील्ड ये सब का चैप्टर है, बट फर्स्ट चैप्टर में भी ये लोग चाहते हैं अपने को पता हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2, calculate YTM of the bond. Calculate YTM of the bond. तो अपना हो गया 970 क्या था 8, 978 प्लस माइनस PV 40 PMT 12N 1000 FV CPT I by Y जो आया इंटू 2 इक्वल टू 8.48%। आप लोग सब ने आंसर दिया। कैलकुलेट YTM ऑफ द बॉन्ड। तो 978 प्लस माइनस PV 40 PMT 12N 1000 FV CPT I by Y इंटू 2 8.48%। 8.48%। सगनिक भट्टाचार्य पूछ रहे हैं कि 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया। अपने को 6 महीने में 40 मिल रहा है, अपने n को 12 लिए हैं, तो अपना जो रिटर्न आया था कैल्सी में वो साल का नहीं आया था, वो 6 महीने का आया था, इसलिए उसको इंटू 2 किए। अगर आपने टाइम वैल्यू मनी का क्लासेस किया है मेरा, तो उसमें बार बार बोला हुआ है कि n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स नहीं होता है, n नंबर ऑफ पीरियड्स होता है। हनी चंचलानी सागनिक भट्टाचार्य को जवाब दे रही है, वाह, सेमी एनुअल है इसलिए। दोनों के परमिशन से एक दूसरे का फ़ोन नंबर शेयर कर देंगे, ठीक है ना। तो इन दैट केस इनको जो समझ में नहीं आएगा सागनिक हेल्प कर देगा, सागनिक को जो समझ में आएगा हनी हेल्प कर देगी, ऑफकोर्स दोनों का परमिशन लेके, उसके बाद नंबर शेयर करेंगे। 8.48% आंसर आया है। आई होप सागनिक भट्टाचार्य यू आर क्लियर। उन्होंने बोला सागनिक ने सर मैंने क्वेश्चन रॉन्ग नोट किया था। क्वेश्चन कैसे रॉन्ग नोट हो गया? फेस वैल्यू 1000, कूपन रेट 8% पेएबल सेमी एनुअली। ओके, तो सेमी एनुअली लगता है उन्होंने नोट नहीं किया था। 8% पेएबल सेमी एनुअली, टेनर 6 years, प्राइस 978। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, what is the relation between current yield and YTM? What is the relation between current yield and YTM? And also coupon rate. And also coupon rate. And also coupon rate. Solution. Case 1. Bond trading at par. Case 1, bond trading at par. अगर इस बॉन्ड का दाम 1000 होता तो बॉन्ड ट्रेडिंग एट पार, लैंग्वेज समझ में आ रहा है? अगर इस बॉन्ड का दाम 978 नहीं होता, 1000 होता तो बॉन्ड ट्रेडिंग एट पार, तो तीनों बराबर होता। तब तो 1000 पे खरीद रहे, 1000 पे 8% मिल रहा है, 1000 वापस, ऑब्वियस है, नो मैथ रिक्वायर्ड। तो लिख दो YTM इक्वल टू, स्क्रीन दिख रहा है ना, YTM इक्वल टू करंट यील्ड इक्वल टू कूपन रेट इक्वल टू 8%। अगर बॉन्ड ट्रेडिंग एट पार होता तो YTM करंट यील्ड कूपन रेट सब सेम 8%, बॉन्ड ट्रेडिंग एट पार। केस 2,
बॉन्ड ट्रेडिंग एट डिस्काउंट, होप ट्रेडिंग एट वो का मतलब समझ में आ रहा है कि दाम क्या है बॉन्ड का। ट्रेडिंग एट डिस्काउंट मतलब प्राइस जो है कम है फेस वैल्यू से, बॉन्ड ट्रेडिंग एट डिस्काउंट। तो यू हैव टू फील ओवर, यहाँ फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो लोग फील नहीं करेंगे वो लर्न करेंगे, बिकॉज दैट्स द हैबिट ऑफ क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 कि एज इफ नोट्स को बैठाना है, बैठाना नहीं, ज्योग्राफी हिस्ट्री नहीं चल रहा है। बॉन्ड ट्रेडिंग एट डिस्काउंट कि नीचे दाम पे खरीदे तो जाहिर है यील्ड क्या होगा ज़्यादा। ये तुम्हारे मन में नहीं आया तो बर्बाद। रिवाइज करते समय इफ़ यू आर नॉट गेटिंग दैट फील तो कोई फ़ायदा नहीं नोट्स पढ़ने का कि हाँ ट्रेडिंग एट डिस्काउंट में ये होगा, ऐसे पढ़ रहे तो गया। द थिंग इज दैट ओ कम दाम पे खरीदे तो कम दाम पे यील्ड क्या होगा ज़्यादा, दैट गॉट टू कम। लिख दो YTM ग्रेटर देन करंट यील्ड ग्रेटर देन कूपन रेट। ओके, YTM ग्रेटर देन करंट यील्ड ग्रेटर देन कूपन रेट। इसमें पहला फीलिंग होता है, फीलिंग नंबर 1, यील्ड ज़्यादा क्यों, बिकॉज नीचे दाम पे खरीद रहे हैं। सर YTM और ज़्यादा क्यों, बिकॉज YTM में वो जो एक्स्ट्रा मिल रहा है 22 रुपया वो भी कैप्चर्ड है। ये तुम्हारे माइंड में आना चाहिए थॉट प्रोसेस। नेक्स्ट केस 3, बॉन्ड ट्रेडिंग एट प्रीमियम, बॉन्ड ट्रेडिंग एट प्रीमियम, बॉन्ड ट्रेडिंग एट प्रीमियम यानी ज़्यादा दाम पे खरीद रहे हैं तो यील्ड कम होगा। YTM लेस देन करंट यील्ड लेस देन कूपन रेट, YTM लेस देन करंट यील्ड लेस देन कूपन रेट। तुम्हारा अटेंशन फोकस देखने के लिए वर्बली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फेस दिखाना मेरा। तुम्हारा अटेंशन फोकस के लिए वर्बली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जवाब देना। A bond whose coupon rate is 9% is presently yielding 2%. A bond whose coupon rate is 9% is presently yielding 2%. It means that if the bond par value is 1000, par value 1000, then its price may be 1400 or 600. Price may be 1400 or 600. क्वेश्चन सुने, अ बॉन्ड क्या बोले थे, जैसे कूपन रेट क्या है 9% इज यील्डिंग 2%। अ बॉन्ड जिसका कूपन रेट 9% इज यील्डिंग 2%, ठीक है, उसका यील्ड केवल 2% चल रहा है, उसका पार अमाउंट 1000 है, तो उसका प्राइस वुड बी मे बी 1400 और 600, 1400, 1400। इतना कम यील्ड कैसे है, हाउ इज इट ओनली 2%? वो 9% बॉन्ड दे रहा है, तुम केवल 2% कमा रहे हैं, इसका मतलब उसका प्राइस ज़्यादा है। वाई इज द यील्ड लो? द यील्ड इज लो बिकॉज द प्राइस इज हाई। समझ गए? ओके। एक और पॉइंट है जो पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा अभी, पूरी तरह समझ में नहीं आएगा मतलब तुम सेटिस्फाइड नहीं होगा, और वो सेटिस्फाइड मैं अभी कर भी नहीं सकता हूँ। एक मिनट, सुमित कुमार रवि पूछ रहे हैं केस 2 में करंट यील्ड कूपन रेट से ज़्यादा क्यों है। सुमित कुमार रवि और श्रीकांत मने बोल रहे हैं एक बार एक्सप्लेन करना फिर से वो 9% वाला, ठीक है। 2 क्वेश्चन आया। सुमित कुमार मने इज आस्किंग केस 2 में करंट यील्ड कूपन रेट से ज़्यादा क्यों, स्क्रीन दिख रहा है ना। तो सुमित कुमार मने इस सब में ही तो ये समझे अपने आपने सॉरी सुमित कुमार रवि इस सब में तो हमने समझा ही है। जब मैंने कराया था 8.18 आया, आप लोगों से पूछा ज़्यादा क्यों आया, सब जन बोले सर बिकॉज 978 पे बाई किए हैं, एंड यू आर वंस अगेन आस्किंग द सेम क्वेश्चन। सुमित कूपन रेट 8% वो 1000 पे है और अपने 978 पे बाई कर रहे हैं। प्लीज़ जवाब दीजिए सुमित। इन सब का एक ग्रुप बनाने वाला हूँ हनी के साथ, ऑफ कोर्स परमिशन के बाद। सुमित कुमार रवि, अब वो बोल रहे ओके। श्रीकांत मने उन्होंने बोला 9% वाला एग्जाम्पल फिर से एक्सप्लेन करो। इट मे बी बिकॉज हो सकता है मैंने एक्चुअली उनको सुनाई ठीक से नहीं दिया होगा, या फिर वर्बली रजिस्टर करने में कभी कभी डिफ़िकल्टी होता है, बट ये हैबिट लाना पड़ेगा वर्बली करने का, सुन के। केवल लिखने का हैबिट इज़ नॉट गुड। तो मैंने बोला देयर इज़ अ बॉन्ड जिसका कूपन रेट 9% है, 9% कूपन दे रहा है 9, बट द यील्ड इज ओनली 2%।
इफ़ यू बाई यू विल ओनली अर्न 2%। तो आपको वहीं पे सोचना था यील्ड कम क्यों है, बिकॉज प्राइस ज़्यादा है, तो प्राइस 1400। श्रीकांत माने यही क्वेश्चन था एग्जैक्टली किस टोन में पूछा था मेरे को याद नहीं है मैंने, कि 9% कूपन बॉन्ड है, कंपनी 9% दे रहा है, बट आई विल अर्न ओनली 2%, yield is only 2%. Why 2%? Because the price is high. I am buying at 1400. Is it okay? Is it okay? He's saying okay. ठीक है. Now I was saying that एक और पॉइंट मेरे को लिखाना तो पड़ेगा, अभी कुछ कर नहीं सकता हूँ, पर मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज उसको पूरे सेटिस्फैक्शन के साथ एक्सप्लेन करने के लिए करीब 45 मिनट्स का मैथमेटिकल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जो आने वाले चैप्टर्स में है, तो वो इन्वेस्टमेंट अभी अपने नहीं कर पाएंगे। तो आई एम टेलिंग यू ऑन द फेस ऑफ इट, ठीक है, बट बताना जरूरी बिकॉज मल्टीपल चॉइस पे भी काम आएगा। तो एक बार उसको साइड रखेंगे, अपने नोट कर लें कि इसका एक्सप्लेनेशन आने वाले चैप्टर्स में होगा, सुन लेना क्या। इसी सम में डिस्कस करते, यही वाला सम जो आपने अभी किए थे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो सम है जो बोर्ड पे, आप अभी क्या पे कर रहे हैं कंपनी को, 978 में बाई कर रहे हैं। आपको क्या क्या अमाउंट मिलने वाला है, कब कब, 40 40 40 40 40 40 मिलने वाला है हर 6 महीने में 6 साल तक, और 6 साल के एंड में मिलने वाला है 1000। ये सबको क्लियर है? तो मेरे को बताना विच ऑफ द फॉलोइंग 2 सेंटेंसेज आर करेक्ट जो बोलने वाला हूँ वर्बली। नंबर 1, पहला वाला 40 आया, उसको री इन्वेस्ट कर दिए 5.5 साल के लिए। सेकंड वाला 40 आया, उसको री इन्वेस्ट कर दिए 5 साल के लिए। थर्ड वाला 40 आया, उसको री इन्वेस्ट कर दिए 4.5 साल के लिए। फोर्थ वाला 40 आया, उसको री इन्वेस्ट कर दिए 4 साल के लिए, एंड सो ऑन। आगे बोलने का जरूरत नहीं है ना। या फिर पहला वाला 40 आया, उसको अलमारी में रख दिए कबर्ड में। दूसरा 40 आया, उसको कबर्ड में रख दिए अलमारी में। तीसरा 40 आया, उसको अलमारी में रख दिए। फोर्थ वाला 40 आया, उसको कबर्ड में रख दिए, गुल्लक में रख दिए, और जाके गुल्लक सीधा 6 साल बाद खोले। दोनों में से कौन सा होता होगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? जाहिर है कोई किसी को डाउट नहीं है, फर्स्ट वाला ही होता होगा, ऑब्वियस है फर्स्ट वाला ही होता होगा। इसलिए जानबूझ के मैंने वो टोन लिया गुल्लक एंड ऑल का, ठीक है, फर्स्ट वाला ही होता है। इट इज अज्यूम्ड दैट पीपल आर रैशनल एंड एवरीबडी अंडरस्टैंड्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ब्याज का महत्व सब समझते हैं। अब तो वो लोग भी जो लोग बहुत कच्चा करते थे, बिकॉज दे कांट इन्वेस्ट एनीवेयर द ब्लैक मनी, सो एवरीबडी knows that we have to earn interest, and that is why बैंक से पैसा निकाल के म्यूचुअल फंड, लिक्विड फंड में डाला जाता है, even for 2 days. Understood? So coming to my point, YTM जो है ना, YTM जो निकाले, उसका जो कैलकुलेशन है वो अंदर ही अंदर अज्यूम करता है कि बीच का जो पैसा है ना 40-40, दैट इज री इन्वेस्टेड एट द सेम रेट एज YTM। अपना YTM क्या आया था? अपना YTM क्या आया था? 8.48% आया था, मतलब 4.24% पर 6 मंथ आया था। 8.48 आया था, मतलब 4.24% आया था, सही है। 4.24% पर पीरियड आया था, 4.24% पर पीरियड, यानी कि इट इज अज्यूम डेट आपने जो फर्स्ट वाला 40 आया उसको, फर्स्ट वाला 40 को 11 पीरियड्स के लिए, कितना 11 समझो, 5.5 साल, 11 पीरियड्स के लिए 4.24% के लिए लगा दिया। विच मीन्स जो आदमी बहुत बुद्धिमान है, समझता है ठीक से, वो 40 जो आपने लगाया होगा 6 महीने बाद इन्वेस्ट किया, वो 40 बन गया लास्ट में 40 इंटू 1.0424 टू द पावर 11। मैंने बोला 40 इंटू 1.0424 टू द पावर 11। कोशिश करें समझने का। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर पावर एन, क्लास 7-8। एक अमाउंट को आगे कैसे भेजते हैं? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर पावर एन। तो 40 को आगे भेज रहे, 11 पीरियड्स आगे एट 4.24%, 40 इंटू 1.0424 टू द पावर 11। यस प्लीज, किसको किसको समझ में आ गया है वहाँ बोलो पहले ऑन द दिस थिंग। 40 इंटू 1.0424 टू द पावर 11, 4.24% मतलब 1.0424, 1 प्लस आर टू द पावर 11। किसको किसको समझ में आ गया है?
ऑन द लाइव बैच किसको किसको समझ में आ गया है? 40 इंटू 1.0424 टू द पावर 11 कि 40 को आगे भेजे 4.24% से। 4.24 कैसे आया किसी ने पूछा? 8.48 का आधा 4.24, 8.48 का आधा 4.24, जिसने पूछा था मैंने नाम नहीं देखा। 8.48 का आधा 4.24, जिसने पूछा था उसको समझ में आ गया क्या? 4.24 पावर 11 क्यों सर? बिकॉज टोटल 6 साल का बॉन्ड है, 6 महीने बाद 40 आया तो कितना साल तक री इन्वेस्ट कर पाएंगे? 5.5 साल। 5.5 साल का मतलब हुआ 11 पीरियड्स ना, 5.5 इंटू 2 11 पीरियड्स। प्रिया नहीं आया सर, 40 इंटू वाला नहीं आया, प्रिया को नहीं आया। तो प्रिया वो मूवी देखना वापस से, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, उसमें आलिया भट्ट उससे पूछती है वरुण धवन से कि क्या काम करते हो? तो वो बोलता है कि हम लोग फाइनेंस का काम करते हैं। तो बोलती है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताओ, तो बता नहीं पाता है। फिर नेक्स्ट डे फिर से आता है और फिर से बस में मिलता है और बोलता है सुनो फॉर्मूला P इंटू T इंटू R बाई 100। तो बोलती है और कंपाउंड इंटरेस्ट का बताओ। बोले नहीं वो नेक्स्ट डे बताना। ठीक है, तो ये तो मानना पड़ेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी बेस यू कम फ्रॉम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, वॉटेवर, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा हुआ है सबका। ठीक है, मैं वही बोल रहा था बट ऑफ कोर्स एक रिदम में बोल रहा था। तो प्रिया के लिए आई वॉज सेइंग दैट वो जो 40 मिला उसको आगे इन्वेस्ट किए 40 इंटू 1 प्लस आर पावर n। आर क्या है? 4.24%। किसी ने पूछा कैसे आया? ये 6 महीने वाला है और जो n है ये नंबर ऑफ 6 मंथ्स है। नंबर ऑफ 6 मंथ्स इज 11 पीरियड्स। तो मैंने बोला 40 इंटू 1.0424 टू द पावर 11। जिसको नहीं समझ में आया वो बोल सकता है। जिसको नहीं समझ में आया बोल सकता हो। प्रिया आपको तो बोलना पड़ेगा ना कि समझ में आ गया क्या? प्रिया यू हैव टू रिप्लाई। शिवम डोकानिया बोल रहे हैं सर प्लीज रिपीट। क्या रिपीट करूं मैं? रौनक फ्रस्ट्रेट होके बोल रहा है सर टीवीएम क्लासेस में ये सब तो बढ़िया से हो रहा है। मैंने वो बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे वापस से क्यों बता रहे हैं? टीवीएम में तो बताया ही है। सही बोल रहा है एकदम। इसलिए टीवीएम डीसीएफ इंपॉर्टेंट है। कोई बोलता है ना वहाँ 12-14 क्लास टीवीएम डीसीएफ में क्यों लगाए? इसीलिए लगाए ना। और शिवम कैसे रिपीट करूँ? टेप रिकॉर्डर थोड़ी हूँ मैं। मतलब हाउ डू आई रिपीट? बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव सेड इट, इट बिकम्स डिफिकल्ट एज ए ह्यूमन बीइंग टू से द सेम थिंग विद दैट सेम एनर्जी। जो सेकंड वाला 40 है वो 1 साल बाद मिला। फर्स्ट वाला 40 6 महीने बाद मिला, तब 5.5 साल बाकी है। सेकंड वाला 40 1 साल बाद मिला तो कितना साल बाकी है? 5। तो सेकंड वाला 40 बन जाएगा 40 इंटू 1.0424 टू द पावर 10। 5 साल इन्वेस्ट किए। जो थर्ड वाला 40 है इंटू 1.0424 टू द पावर 9 पीरियड 4.5 इन्वेस्ट किए। चौथा वाला 40 इंटू 1.0424 टू द पावर 8 प्लस डैश डैश डैश। लास्ट वाला 40 प्लस 1000, बिकॉज लास्ट वाला 40 इन्वेस्ट नहीं कर पाए। जो एकदम लास्ट में 40 मिला वहाँ तो स्टोरी खत्म ना, और वहाँ 1000 भी मिला। तो ये पूरा पैसा इतना आपके टोटल पास में रहेगा लास्ट में। ये पूरा पैसा डायरेक्टली टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर में निकालने का तरीका होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। 40 40 40 40 40 40 40 40 क्या बन जाएगा? वो ऐसे थोड़ी निकाले जाते हैं। वो तो निकालने का तरीका होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। यानी कि 40 को डालेंगे पीएमटी, 4.24 को डालेंगे आई बाई वाई, एन डालेंगे अपने 12, एन डालेंगे 12,
और सीपीटी एफबी करेंगे, सीपीटी एफबी, तो स्ट्रेट अवे आ जाएगा 40 क्या बन गया, उसमें 1000 ऐड कर देंगे। एक मिनट, अंशुल जून 4.24% तो मार्केट में चेंज होता रहेगा। कैसे एज्यूम किया 4.24%? मैंने एज्यूम नहीं किया, YTM ही एज्यूम करता है। मेरे को लिखाना क्या था कि YTM इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट जो बीच का पैसा है वो YTM पे री इन्वेस्ट होगा। तो अंशुल इज सेइंग दैट ऐसे कैसे मान सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास 40 आएगा उस समय बाजार में इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, तो आप तो नहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे। एकदम करेक्ट बोल रहे हैं, ये YTM का ड्रॉबैक है, ये YTM का ड्रॉबैक है, ये YTM का लिमिटेशन है। बट अगर ये लिमिटेशन है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो ये है कि अपने विष्णु जी होने चाहिए, अपने को पता होना चाहिए 6 महीने बाद क्या होगा, किस पे री इन्वेस्ट करेंगे, 1 साल बाद क्या, 1.5 साल बाद क्या, और जब वो अज्यूम कर लेंगे तब तुम बोलेगा सही है, तो आपका अजम्पशन है, कुछ और हो गया तो इसलिए YTM ने मान लिया कि यही रेट होगा। तो बेचारा क्या गलती कर दिया, समझ गए? चिराग महेश्वरी, so in every question of this type we have to assume that the interest rate has been reinvested in the same type of security. YTM assumes, मैंने क्या बोला? YTM assumes, you don't have to assume, YTM assumes। तो मल्टीपल चॉइस में बोलेगा कि YTM का लिमिटेशन क्या है, तो YTM का लिमिटेशन है कि वो अज्यूम करता है कि बीच का सारा पैसा री इन्वेस्ट हो गया। कौन से रेट पे? YTM पे ही। तुमको अच्छा नहीं लग रहा है ये असम्पशन, तुमको लगता है रेट बढ़ने वाला है, तो तुम जब बॉन्ड बाई करोगे तो ये नहीं मानोगे, तो अपना असम्पशन लोगे, नहीं मैं ज्यादा यील्ड कमाऊंगा, दैट्स ओके। ठीक है, पहला तो कैल्सी में ट्राई करो। सेकंड क्लियर TVM, कैल्सी में आप लोग को 40-40 एन्युटी का FV निकालना है। सुनो क्या करना है, रुको क्या करना है, तुम लोग सुन लो प्लीज ठीक से। तुम लोग 40 को PMT डाल रहे हो, 4.24 को I/Y डाल रहे हो, N को 12 डाल रहे हो, और CPT FV करो। $40 को आपने PMT डाला, 4.24 को I/Y डाला, 12 को N डाला, CPT FV क्या आया? 609.3 आया। 609.3 पहले वाला सबका आया क्या? माइनस में आया होगा, मत बोला हो तो ऑब्वियस माइनस आएगा। 609.3 सबका आया क्या? अभी 1000 का बात नहीं चल रहा अमित केडिया। 609.3 आया क्या? 609.3 सबका आया क्या? 609.3 अमित केडिया कुछ गड़बड़ हो गया, ज़्यादा बुद्धि लगा रहे थे ना इसलिए। वापिस से कर लो, पहला वाला सेकंड क्लियर TVM करना पड़ेगा, सबसे मेन चीज़ जिसका नहीं आया। सेकंड क्लियर TVM करके 40 PMT, 4.24 I/Y, 12 N CPT FV, 609 पॉइंट समथिंग आ गया। ये जो 609 पॉइंट समथिंग अगर नेगेटिव में आया हुआ है तो प्लस माइनस का बटन टिप दो और उसको पॉजिटिव कर दो। जिसका पॉजिटिव आया ठीक है, जिसका नेगेटिव आया है वो लोग प्लस माइनस का बटन प्रेस करके उसको पॉजिटिव कर लो। कर लिए? अब उसको स्टोरेज में डाल दो, STO1 स्टोरेज में डालो, STO1 में डाल दिए। अब सुनो, कंपनी कितना दिया? 40 अगर अलमारी में रखते, कबर्ड में रखते, तो कबर्ड खोलते, गुल्लक खोलते तो कितना निकलता? 40 × 12, 40 × 12 हाउ मच? 480। 40 × 12 480, तो सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आए तो 40 को गुल्लक में डालना 12 बार, फिर गुल्लक खोलना और फिर गिन लेना, तो 480 इज द टोटल अमाउंट। 480 इज द कूपन वी रिसीव फ्रॉम द कंपनी, एंड जो एक्स्ट्रा था करो RCL1 - 480, RCL1 - 480, RCL1 - 480। वेट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स का जवाब देने का। RCL1 - 480 129.37, 129.3 इज ब्याज पे ब्याज। व्हाट इज इट? ब्याज पे ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। द कंपनी पेड 40, वी अर्न फॉर द इंटरेस्ट 129.37। तो टोटल 609 पर दिस कंप्राइज ऑफ 2 कंपोनेंट। पहला तो जो कंपनी दिया, दूसरा जो हम लोग ब्याज कमा लिए।
ठीक है। तो और उसके अलावा 1000 ऐड करो, देखो RCL1 प्लस 1000, RCL1 प्लस 1000, RCL1 प्लस 1000 करो, RCL1 प्लस 1000, 1609 आया, 1609 कुछ आया। STO2, 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 ओके। तो सुनना प्लीज, अज्यूमिंग दैट आपने बॉन्ड बाई किया 978 पे, आज आपको कंपनी ने पैसा 40 दिया, आप उस पैसे को 4.24 पे लगाते गए, लास्ट पे जाके आपके पास 1609 है। तो अगर अपने बैंक में 978 डालते, बैंक में 978 डालते और बैंक वाला अपने को 1609 पॉइंट समथिंग देता, बैंक में आज डालते 978 और बैंक वाला 6 साल में कुछ नहीं देता, 6 साल बाद 1609 देता, ठीक है। तो इन दैट केस वी कैन कैलकुलेट द रिटर्न। और जानबूझ के मैं पीरियोडिक रिटर्न 6 महीने का रिटर्न निकालना चाहूँगा, बिकॉज ये सब 6 महीने वाइज चल रहा है, ठीक है। यानी अपने क्या करना चाह रहे हैं, सुन लो पहले, हम लोग TVM में 978 को प्लस माइनस PV डालेंगे, RCL2 को FV डालेंगे, 978 को प्लस माइनस PV, RCL2 को FV, ठीक है। और N को डालेंगे 12 माने 12 पीरियड्स, और CPT I/Y निकालना है, CPT I/Y सेकेंड क्लियर TVM करने के बाद। चलो सेकेंड क्लियर TVM करो पहले, सेकेंड क्लियर TVM लिखने का टेंशन मत लो, वो मैं लिखा दूंगा। सेकेंड क्लियर TVM करो, तो आप लोग करो 978 प्लस माइनस PV, 978 प्लस माइनस PV, RCL2 FV, RCL2 FV, 12N CPT I/Y, CPT I/Y क्या आया, 4.24% आ गया होगा, 4.24% आ गया होगा, 4.24% आ गया। जिसका नहीं आया सेकेंड क्लियर TVM करके फिर से करो, ठीक है। तो 978 प्लस माइनस PV, RCL2 FV, 12N, फिर CPT I/Y, 4.24% आ गया। ये प्रूफ है जो मैंने बोला उस चीज का, कि साहब बोले YTM अज्यूम करता है कि बीच का पैसा YTM पे री इन्वेस्टेड हो, वो प्रूफ हो गया ना। बिकॉज तुमको और कोई और रेट ले लो, नहीं हम मानेंगे 6% पे री इन्वेस्ट होगा, कर ले, तो नहीं आएगा 4.24। 4.24 तुम्हारा तभी आएगा जब तुम माना है कि री इन्वेस्ट हुआ है 4.24% से, ठीक है। दैट इज YTM का assumption। तो YTM is yielded to maturity. Does it assume that we will hold the bond for less than maturity or equal to maturity? Equal to maturity. YTM we will hold the bond to maturity. Does YTM assume default? No. YTM assume सारा पैसा बीच में मिलेगा, हो सकता है कंपनी पैसा मार ले, देरी से दे, YTM नहीं मानते, वो मानते हैं पैसा टाइम पे मिलेगा। एंड YTM assumes that उस पैसे को YTM पे ही री इन्वेस्ट कर पाएंगे। These are highly unrealistic assumption। डिफॉल्ट रिस्क होता है, री इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है, जिस कारण से आप ये नहीं मान सकते कोई भी बॉन्ड का YTM को देख के बाई कर लो, पक्का वो YTM मिलने वाला है, पक्का नहीं मिलने वाला है, ओके। तो सर फिर क्या करेंगे, उसके लिए 19 चैप्टर्स है, उसके लिए 19 चैप्टर्स है, क्या करेंगे, ठीक है। कि उसके लिए कैसे मैनेज करेंगे, उसके लिए फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक पर्टिकुलर करियर है, ठीक है, कि व्हाट इज टू बी डन टू इंश्योर दैट हम लोग अच्छा रिटर्न कमाएं। Got it? लिखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, what are the limitations of YTM? What are the limitations of YTM? What are the limitations of YTM? Solution. The limitations of YTM, the limitations of YTM are, the limitations of YTM are the following three unrealistic assumptions. The limitations of YTM are the following three unrealistic assumptions. The limitations of YTM are the following three unrealistic assumptions. Dash, para change. Assumption 1,
The bond shall be held to maturity. The bond shall be held to maturity. जबकि लोग बॉन्ड को पहले बेच सकते हैं, illogical assumption है. The bond shall be held to maturity. Number 2, all cash flows will be received on time. All cash flows will be received on time. All cash flows will be received on time. And a default risk कहाँ गया? All cash flows will be received on time. Assumption number 3, all intermediate cash flows, all intermediate cash flows, बीच का cash flows, all intermediate cash flows shall be reinvested. All intermediate cash flows shall be reinvested at YTM itself. All intermediate cash flows shall be reinvested at YTM itself. सेल्फ नोट, नीचे में सेल्फ नोट. First two assumptions are obvious. First two assumptions are obvious. First two assumptions are obvious. Full stop. The third assumption was verbally discussed in class. The third assumption was verbally discussed in class. Third assumption was verbally discussed in class. Somewhere around 40-60 minutes. Somewhere around 40-60 minutes. ... You may watch. यानी क्लास पे जाके 40 मिनट क्लास को आगे कर लेना और क्लास करके वो 20 मिनट वाला पोर्शन सुन लेना. इनकेस वापस से आपको मन हो कि यार क्या किए थे ध्यान नहीं आ रहा है, तो क्लास पे जाओ, 40 मिनट आगे कर लो क्लास को, आपको दिख जाएगा सेम टू सेम डिस्कस किया हुआ. ठीक है, ओके. तो इसके हेल्प से अपने LOS A तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली हो गया, B के बारे में भी नेगेटिव प्लेज जैसे बता दिया था. ठीक है, बट फिर भी उसका और डिस्कशन हो सकता है मेरे स्टैंडर्ड्स के अनुसार. अभी अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, देखते हैं आप लोग कैसा फेयर करते हैं. सॉरी, लेट्स कम टू द क्वेश्चंस. ओके, चलो आराम से क्वेश्चन ट्राई करना है. कोई भी हड़बड़ी में करेगा तो उसका रॉन्ग होगा. तो जल्दी आंसर देना इज नॉट रिक्वायर्ड. आराम से सोचना अपने हिसाब से रिक्वायर्ड. जो लोग फेस टू फेस में है वो लोग डिस्कस भी कर सकते हैं एक दूसरे से, बहुत माथा खुलता है. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. आंसर क्लियर कट ऑप्शन नंबर बी है. इट इज सरप्राइजिंग, कुछ स्टूडेंट्स ने वहां पे आंसर नंबर ए लिखा है. द बोरोवर विल नॉट डू दिस. विल नॉट इज व्हाट? इज नेगेटिव कॉवेनेंट. विल नॉट, यू हैव टू डू दिस इज अफर्मेटिव कॉवेनेंट. यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस इज व्हाट? नेगेटिव कॉवेनेंट. और कैसे समझाया जाएगा? अफर्मेटिव मतलब जो आपको करना पड़ेगा, नेगेटिव मतलब जो आपको करना अलाउड नहीं है. ठीक है, वेरी सरप्राइजिंग. किसी ने आंसर ए कैसे दिया? बोरोवर विल पे इंटरेस्ट सेमी एनुअली एंड प्रिंसिपल एट मैच्योरिटी.
That is an affirmative covenant. Affirmative covenants are administrative in nature, such as यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रोसीड्स. आप जो बॉन्ड इशू कर रहे हो उसका प्रोसीड्स क्या काम में लगाएंगे, वो अफर्मेटिव कवेनेंट है. आप इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रेगुलरली पे करेंगे, वो अफर्मेटिव कवेनेंट है. उसमें ज़्यादा मैथ्स वगैरह नहीं होते. बोरोवर विल नॉट इनकर एडिशनल डेट इफ इट्स डेट टू कैपिटल रेशियो इज मोर देन 50%. ये कौन सा टेस्ट था लास्ट क्लास? इनकरेंस टेस्ट. ये इनकरेंस टेस्ट था कि नया डेट यू कैन नॉट टेक अगर डेट टू कैपिटल रेशियो इज मोर देन 50%. उस वाले क्वेश्चन में डेट टू एबिडा था जो हमने क्वेश्चन किए थे लास्ट क्लास, उस पर डेट टू एबिडा रेशियो शुड नॉट एक्सीड 3.5 था, मेरे को याद आ रहा है. यहाँ पे डेट टू कैपिटल रेशियो दिया है. इनकरेंस टेस्ट मैंने एग्जांपल दिया था एफआरएम का कि तुम सीएफए चालू कर दिया, बहुत मज़ा आ रहा है. घर जाके बोला पापा को, पापा एफआरएम भी चालू कर दे क्या? पापा बोले नहीं, पहले मॉक टेस्ट पे अच्छा स्कोर लाओ. इनकरेंस टेस्ट. तो आंसर इज 1 का बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. केवल मंथली कूपन अमाउंट निकालना है. एक्सेस बुद्धि नहीं लगाना है, मंथली कूपन अमाउंट निकालना है. 8% ऑफ 1000, 80 डिवाइड बाय 12 इक्वल टू व्हाट? 6.67. ऑप्शन नंबर सी 6.67. तो सर 960 या क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे. आंसर इज 6.67. 8% of 1000 divide by 12. 6.67. Question 3. वेरी गुड. चलो कम से कम इस पे सबका राइट है, सबका राइट है. 3 का बी फ्लोटिंग रेट नोट्स जिनका कूपन रीसेट होता है पीरियोडिकली. 3 का बी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स वो होता है जिनमें बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू शेयर्स. पैसा मिलने के बजाय आप शेयर्स ले सकते हैं. कॉलेबल वो बॉन्ड वो है जिसमें कंपनी पहले से रिडीम कर सकता है. 10 साल का बॉन्ड को 3 साल बाद रिडीम कर सकता है. कॉलेबल. आंसर इज बी फ्लोटिंग रेट नोट. क्वेश्चन 4. मिस प्रिंटिंग आ गया इसमें थोड़ा सा, क्वेश्चन में ठीक कर रहा हूँ. बहुत बेकार सा क्वेश्चन है कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट इश्यूअर के लिए क्या है? लायबिलिटी है. जो कंपनी इशू कर रहा है वो बोरो कर रहा है ना, उसके लिए लायबिलिटी है. लायबिलिटी टू इश्यूअर और अ बैंक दैट कैन बी सेटल्ड इन कैश. ठीक है, बैंक लोग भी तो इशू करते हैं बॉन्ड, उन लोग के लिए लायबिलिटी है. ऑप्शन नंबर बी. स्टूपिड क्वेश्चन था. क्वेश्चन 5. फाइनल पेमेंट जिस दिन होगा उस डेट को क्या बोलते हैं? बोल रहे हैं फाइनल पेमेंट जो होगा ना, एकदम बॉन्ड का लास्ट पेमेंट, उस डेट को ऑब्वियसली क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी डेट. ऑप्शन नंबर सी. डेट पूछा था, किसने ए आंसर दिया है. व्हाट इज द टर्म फॉर द डेट ऑन विच अ बॉन्ड्स फाइनल पेमेंट इज मेड? टेनर तो होता है कितना साल बाकी है.
कोई भी हालत में इस कैटेगरी का क्वेश्चन एग्जाम में वैसे आ नहीं सकता है, बंद करा देंगे इंस्टीट्यूट को। क्वेश्चन 6, तो प्राची बोल रही है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेनर एंड मैच्योरिटी देन। आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग? टेनर माने कितना साल बाकी है, मैच्योरिटी डेट पूछा था, डेट। आप टेनर और मैच्योरिटी को सेम बोल सकते हैं, मैच्योरिटी 5 years, टेनर 5 years, दे आर सेम। वो मैच्योरिटी डेट पूछा था यहाँ पे, व्हाट इज द डेट, इंग्लिश लैंग्वेज क्वेश्चन था। What is the key feature that distinguishes a perpetual bond from an equity security? Perpetual bond माने बॉन्ड जिसमें कोई रिडेम्पशन नहीं होगा, जिंदगी भर ब्याज मिलता रहेगा। परपेचुअल बॉन्ड, परपेचुअल और इक्विटी शेयर, दोनों में डिफरेंस क्या है पूछ रहा है। कॉमन सेंस की बात है। कॉमन सेंस की बात है। जानबूझ के गलती करना है किसी को तो अलग बात है, होता है ना कि जानबूझ के गलती करना है, ज़्यादा बुद्धि लगाना है। आंसर इज ऑब्वियसली सी, 6 का सी। फर्स्ट वाला क्लियर कट रॉन्ग है। परपेचुअल बॉन्ड्स हैव अ स्टेटेड मैच्योरिटी, दे डोंट हैव। परपेचुअल बॉन्ड्स डोंट हैव अ मैच्योरिटी, दे आर परपेचुअल। और अनहाद प्रीत सिंह या किसने रॉन्ग बोला था, मेरे ख्याल से टाइम वैल्यू मनी क्लास भी किया होगा आपने परपेचुइटी का। परपेचुअल बॉन्ड बोल रहा है उसमें वोटिंग राइट्स होता है, कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता है। इक्विटी शेयर्स का वोटिंग राइट्स होता है, दे आर द ओनर्स। परपेचुअल बॉन्ड्स हैव कंट्रैक्चुअली डिफाइंड कैश फ्लोज, मिलेगा तो इतना इतना फिक्स्ड है ना बॉन्ड में। आंसर इज सी। जो लोग जल्दी उछल के जवाब दे रहे हैं वो लोग कहीं रॉन्ग हो रहे हैं। क्वेश्चन 7, कुछ है ही नहीं सामने। 4% ऑफ 1000 कितना, 40। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 8, what is the term for the remaining time until a bond's payment date is due, payment is due? What is the term जो बाकी है उसको क्या बोलते हैं? टेनर, TENOR। और वो जो लास्ट का डेट है उसको बोलते हैं मैच्योरिटी डेट, और जो मिलता है उसको बोलते हैं कूपन कूपन कूपन। 9, a bond that does not pay periodic interest payment and instead pays a single lump sum at expiry is called ज़ीरो कूपन बॉन्ड। ज़्यादा स्लो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ज़ीरो कूपन बॉन्ड, बीच में कुछ नहीं मिलता, लास्ट पे सीधा मैच्योरिटी में कैश फ्लो मिलेगा, सिंगल लम्प सम। इफ अ कंपनी एंटर्स बैंक्रप्सी, अ बॉन्ड विथ हायर सीनियोरिटी विल बी रीपेड। आराम से, जंप मत करना, तीनों ऑप्शंस देख लो। अ बॉन्ड विथ हाई सीनियोरिटी विल बी रीपेड, तीनों ऑप्शन को आराम से देख लो ना, आते हुए क्यों रॉन्ग करें। तीनों ऑप्शंस को आराम से देख लो। आंसर विल बी सी। सीनियोरिटी मतलब हायर प्रायोरिटी देन अदर डेट क्लेम्स। व्हाई नॉट बी? बिकॉज से वर्कर्स का सैलरी बाकी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का टैक्सेस ड्यू है, तो जाहिर है डेट होल्डर्स के पहले वर्कर्स का सैलरी दिया जाएगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का टैक्स पे किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सबसे पहले सीनियर होल्डर्स को मिलता है। उसके अलावा सीनियर है, सिक्योर्ड तो बोला नहीं है, क्या पता है सीनियर अनसिक्योर्ड हो, उन लोग को और पहले मिलेगा। तो वर्कर्स का वेजेस, गवर्नमेंट का टैक्सेस आर पेड फर्स्ट, तब जाके ये सब बात आता है बॉन्ड होल्डर्स का। देयरफॉर आंसर इज सी, विथ हाई प्रायोरिटी देन अदर डेट क्लेम्स। What is the purpose of a contingency provision in a bond contract? कंटिजेंसी प्रोविजन का 3 एग्जाम्पल था लास्ट क्लास, कॉलेबल, पुटेबल, कन्वर्टेबल बॉन्ड। कंटिजेंसी प्रोविजन, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। So if you look at the language clearly, it is answer number C, to allow for an action if a specified event or circumstance occurs. Yes? Let's go into it. What is the purpose of contingency provision in a bond contract?
to allow for an action if a specified event or circumstance occurs. क्वेश्चन जेनरिक था. अब अगर ऑप्शन में रहता कंटिंजेंसी प्रोविजन के बारे में, ऑप्शन में रहता द बॉन्ड कैन बी कॉल्ड प्रायर टू मैच्योरिटी, एंड देन यू वुड से डेट्स ये तो आप कॉलेबल में बोले थे, वो पर्टिकुलर हो गया. ये जनरल पूछ रहा है कंटिंजेंसी प्रोविजन का मतलब क्या होता है. ऑप्शन नंबर बी, यू आर सीमिंग टू बी अफेक्टेड बाय कौन सा अलग कॉम्प्लिकेटेड सोफिस्टिकेटेड ऑप्शन लग रहा है. टू रिड्यूस द बॉन्ड्स प्रिंसिपल अमाउंट इफ द इशूअर्स क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव्स. व्हेन डिड वी डिस्कस इट इन क्लास? वी नेवर डिस्कस्ड. क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होने से बॉन्ड वाला कमती पैसा देगा? मैंने आज तक ऐसा बॉन्ड सुना नहीं है. जस्ट थिंक, एक बॉन्ड का रेटिंग AA AAA हो गया तो बोलेगा 1000 क्यों देंगे, 800 लो. इनफैक्ट उल्टा हो सकता है, जो आपने हिंट किए थे कि एक्सेलरेट हो सकता है कुछ प्रोविजन. तो आंसर इज सी. द क्वेश्चन सम ऑफ देम आर सो सिंपल ना कि दिमाग ज़्यादा चल जाता है कभी कभी. क्वेश्चन नंबर 12, द कूपन रेट फॉर अ फ्लोटिंग रेट नोट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन. कूपन रेट ऑन अ फ्लोटिंग रेट नोट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन. देख क्या होगा आंसर? क्या? बी, MRR प्लस स्प्रेड. MRR प्लस स्प्रेड. जो MRR है वो डिपेंड करता है टॉप डाउन फैक्टर्स पे, और जो स्प्रेड है वो इश्यूअर स्पेसिफिक. MRR चेंज होता रहता है, स्प्रेड फिक्स्ड होता है. An investor observes that a corporate bond has a YTM of 4.5%, while a comparable government bond has a YTM of 3%. कॉर्पोरेट को ज़्यादा तो देना ही पड़ेगा, टाइम वैल्यू मनी LOS है. गवर्नमेंट बॉन्ड का 3% है, कॉर्पोरेट बॉन्ड का यील्ड ज़्यादा है, होना भी चाहिए. व्हाट डज द 150 बेसिस पॉइंट डिफरेंस मोस्ट लाइकली रिप्रेजेंट? ए, द गवर्नमेंट्स लोअर रिस्क ऑफ डिफॉल्ट. द गवर्नमेंट्स लोअर रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, जो कि कॉर्पोरेट का हाई रिस्क है. वन कैन फील लोअर रिस्क क्यों बोला है? गवर्नमेंट डिफॉल्ट थोड़ी करेगा, डिफॉल्ट करता है गवर्नमेंट. अर्जेंटीना हैज़ डिफॉल्टेड सो मेनी टाइम्स इन द पास्ट. There are so many governments which have defaulted. The government's lower risk of default. बोल रहा है corporate bonds higher liquidity. Wrong. Which bonds are more liquid? Government or corporate? Government. और अगर corporate bond higher liquid है मान लेते हैं, तो उसका जो yield है कम होना चाहिए. जो चीज़ कम liquid होता है उससे ज़्यादा रिटर्न चाहिए, जो चीज़ ज़्यादा liquid होता है उससे कमती रिटर्न चाहिए. और सी जो है लोअर कूपन रेट वगैरह, उससे कोई मतलब नहीं है. वो तो डिपेंड करता है, आज लोअर कूपन रेट के बदले भी अगर प्राइस बहुत कम हो तो यील्ड ज़्यादा हो सकता है. मैं 1% बॉन्ड दूंगा, ZC दूंगा 0% बॉन्ड, और उसका यील्ड 40% कर दूंगा, बिकॉज इट विल सेलिंग एट वेरी लो प्राइस. से 1000 का बॉन्ड तुम बाई करोगे 203 पे, बहुत ज़्यादा यील्ड मिलेगा. चिराग महेश्वरी क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है. जिम्बाब्वे क्वेश्चन मार्क. मैंने बोलना चाह रहा है, बताइए जिम्बाब्वे डिफॉल्ट किया है क्या? तो पहले मैं अपने बारे में बता दूं, आई डोंट लाइक टू रिमेंबर थिंग्स. दिस इज माई फिलोसफी इन लाइफ. तो कम से कम मेरे मेमोरी पे तो टेस्ट करना ही मत कि ये याद है क्या, वो याद है क्या, कौन किया, नहीं पता, तरीका पता है. ठीक है, तो यू हैव टू GPT कि जिम्बाब्वे डिफॉल्ट किया था क्या. क्वेश्चन 14, हाउ डज अ बॉन्ड्स करंट यील्ड डिफर फ्रॉम YTM? आज की है. करंट यील्ड, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम YTM? तो बोल रहा है करंट यील्ड इज मोर कॉम्प्लेक्स मेजर देन YTM. इज इट? नो, सिंपल. कूपन बाय प्राइस. करंट यील्ड ओनली कंसिडर्स द एनुअल कूपन रिलेटिव टू द बॉन्ड्स प्राइस. यस. YTM इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द कूपन बाय बॉन्ड प्राइस. रॉन्ग, वो तो करंट यील्ड है. आंसर क्या है? बी. आंसर इज बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ मनी मार्केट सिक्योरिटी? कराया हुआ है. मनी मार्केट सिक्योरिटी 1 साल से कमती का. ऑप्शन नंबर बी, अ गवर्नमेंट बिल विद अ 6 month मैच्योरिटी. 6 महीने का, 1 साल से कमती का मनी मार्केट, 1 साल से ऊपर का कैपिटल मार्केट है. ए और सी कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है. द टर्म पार वैल्यू एंड प्रिंसिपल अमाउंट आर सिनोनिमस. वो जो 1000 यूज करते हैं हर सम में. द टर्म्स पार वैल्यू एंड प्रिंसिपल अमाउंट आर सिनोनिमस and refer to कौन सा आंसर? सी, the amount the issue agrees to repay at maturity.
जो लास्ट पे मिलेगा। फॉर एन इश्यूअर, हाउ डज अ बॉन्ड डिफर फ्रॉम अ लोन? एक कंपनी ने लोन लिया बैंक से, एक कंपनी ने बॉन्ड इश्यू किया, बोल रहे दोनों में क्या अंतर है? कंपनी ने लोन लिया बैंक से, कंपनी ने बॉन्ड इश्यू किया, दोनों में क्या अंतर है? वो पूछ रहा है ए बी सी, कौन सा स्टेटमेंट है? कंपनी ने लोन लिया वर्सेस कंपनी ने बॉन्ड इश्यू किया। बी, अ बॉन्ड इज टिपिकली अ मोर स्टैंडर्डाइज्ड अग्रीमेंट विथ मल्टीपल इन्वेस्टर्स। स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब अगर किसी को क्लियर नहीं है तो, अगर ऐसा क्लास होता कि मैं तुमको पर्सनली पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं तुमको पर्सनली पढ़ा रहा हूँ सपोज, तो उस केस में दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड और कस्टमाइज्ड? कस्टमाइज्ड। तो उस केस में पढ़ाने का तरीका भी तुम्हारे अनुसार होगा, किसको ऐसे समझ में आता है, टाइम अपने चेंज करते रहेंगे, ठीक है, वगैरह वगैरह। स्टैंडर्डाइज्ड क्या होता है? व्हेन इट्स डीलिंग विथ मासेस वी हैव टू हैव स्टैंडर्ड फीचर्स। ऐसे होगा, ऐसे ड्राइव में शेयर होगा, ऐसे मल्टीपल चॉइस होगा, वगैरह वगैरह। वेडनेसडे फ्राइडे है, दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन, समझे? तो बॉन्ड मल्टीपल इन्वेस्टर्स के साथ है तो इट हैज टू बी स्टैंडर्डाइज्ड। लोन एक बैंक के साथ, बैंक हमको ऐसे लोन चाहिए, हम ऐसे चुकाएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे बात हो सकती है, कस्टमाइज्ड प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो ए उल्टा लिखा है, होना चाहिए लोन इज अ प्राइवेट एग्रीमेंट विद अ सिंगल बैंक व्हाइल अ बॉन्ड इज स्टैंडर्डाइज्ड एंड सोल्ड टू मेनी इन्वेस्टर्स, ठीक है। अकॉर्डिंग, आंसर बी था। अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली कंसिडर्ड अ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट? जो आपको लगे कि कौन सा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कौन सा नहीं लग रहा है? पेंशन। पेंशन इज अ लायबिलिटी, पेंशन इज अ लायबिलिटी। एक कंपनी का, ओएनजीसी का 80,000 एम्प्लॉयज़ अगर है, वो 80,000 एम्प्लॉयज़ को रिटायरमेंट के बाद ओएनजीसी को पेंशन पे करना है, वो पेंशन जो पे करना है उसका प्रेजेंट वैल्यू अपने बैलेंस शीट में आता है, उसका प्रेजेंट वैल्यू बैलेंस शीट में आता है, इट्स अ लायबिलिटी, बट इट इज़ नॉट लाइक अ फिक्स्ड बॉन्ड और अ लोन जिसमें फिक्स्ड पेमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड एंड लोन आर, क्या बोलते हैं, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। पेंशन ऑब्लिगेशन नॉट अ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। क्या पता हो कितने साल जिएगा, क्या पता उसका वेज रेट किस रेट से बढ़ेगा, जो एम्प्लॉयज़ है। वी हैव अ ग्रेट डिगिन ऑन पेंशन ऑब्लिगेशन के बारे में चिंता नहीं करें, ओके। इतना जोर से खोद खोद के L1 L2 में कोई लिमिट नहीं है पेंशन का, ठीक है। व्हाट डज अ बॉन्ड्स यील्ड कर्व ग्राफिकली रिप्रेजेंट? आज जो ड्रॉ किए थे, एक्स एक्सिस में क्या था मैच्योरिटी, वाई एक्सिस पे क्या था यील्ड, कौन सा ऑप्शन बोल रहे हैं? द YTM ऑफ एन इशूअर्स बॉन्ड एट डिफरेंट मैच्योरिटी, अलग अलग मैच्योरिटी पे यील्ड क्या है जो ड्रॉ किए थे, ऑप्शन नंबर बी। हाउ इज द प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ अ स्टैंडर्ड बॉन्ड डिफरेंट फ्रॉम अ मॉर्टगेज लोन? एक स्टैंडर्ड बॉन्ड है, वो पैसा कैसे देते हैं? 40 40 40 40 40 40 40 40 40 प्लस हजार। लोन लेते हैं ना, अगर हाउसिंग लोन जाओ, लो SBI से हाउसिंग लोन, तुम क्या चुकाते हो हर बार? EMI। क्या चुकाते हो? EMI। तो बोल रहे हैं बताओ उसका इंग्लिश कौन सा है, दोनों का डिफरेंस का इंग्लिश कौन सा है? बॉन्ड में जो कंपनी चुकाता है और जो मॉर्टगेज लोन में जो होता है, दोनों में कौन सा इंग्लिश लैंग्वेज बता रहा है? तो बी आंसर लग रहा है, बिकॉज ए में इंक्रीमेंट्स क्यों लिखा है पता नहीं। बी में द स्टैंडर्ड बॉन्ड रीपेज प्रिंसिपल ओवर टाइम, ये भी गड़बड़ है, बी भी गड़बड़ है। स्टैंडर्ड बॉन्ड तो लास्ट में प्रिंसिपल पे करता है। ए में जाते हैं एक बार, ए में द मॉर्टगेज लोन रीपेज प्रिंसिपल इन इंक्रीमेंट्स, ठीक है। वो इंक्रीमेंट्स कैसे बोल रहा है बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से यही करेक्ट है। सुना क्यों? एक बार कैल्सी में तुम लोग एक सम सॉल्व कर रहे हैं तब मैं बता पाऊंगा, सुन लो प्लीज। क्या है सम? हम लोग एक हाउसिंग लोन ले रहे हैं, या बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा, छोटा लेते हैं। गाड़ी का लोन ले रहे हैं, ठीक है, ठीक, गाड़ी का लोन से एग्जांपल, ठीक है। गाड़ी का लोन ले रहे हैं 8 लाख का, 8 लाख का गाड़ी का लोन है, ठीक है। 5 साल के लिए, 8 साल का गाड़ी का लोन है 5 साल के लिए। और सपोज एनुअल इंस्टॉलमेंट पे करना है, मंथली में गंदगी हो जाएगा, इसलिए मैं एनुअल ले रहा हूँ।
एनुअल इंस्टॉलमेंट पे करना है, इंटरेस्ट रेट 12% है, ठीक है। तो क्या होता है, अपने को पे करना पड़ता है x x x x x 5 बार। द x कंसिस्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल व्हाट, बोथ। तो 8 लाख अपने पीवी डालेंगे, 12% आई बाय वाई, करो कैल्सियम एक बार, 8 लाख प्लस माइनस पीवी, सेकेंड क्लियर टीवी में कर देना, 8 लाख प्लस माइनस पीवी और 12% आई बाय वाई, 5n CPT PMT, CPT PMT, 8 लाख प्लस माइनस पीवी, 5n 12 आई बाय वाई, CPT PMT, क्या आया, 8 लाख प्लस माइनस पीवी, 5n 12 आई बाय वाई, CPT PMT, क्या आया 221, 2,21,000 मान ले एक बार, 2,21,000 लौटा रहे हैं, कॉमन सेंस लगाओ, अगर 2,20,000 भी लौटा रहे हैं तो 2,20,000 5 बार तो 10 लाख से ऊपर लौटा दिया ना, 2,20,000 5 बार 10 लाख से ऊपर लौटा दिया, तो ब्याज भी आ गया उसके अंदर ही। तो ये जो 2,20,000 लौटा रहे हैं, ये इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल बोथ है, इट कंसिस्ट ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल बोथ। फर्स्ट वाला इंटरेस्ट इज 10 लाख का 12%, 1,20, फर्स्ट वाला इंटरेस्ट इज 10 लाख का 8 लाख था क्या, 8 लाख का 12%, 96,000, 8 लाख का 12%, 96,000। बट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब दिए ना 221 का, तब तो आपने करीब 20-30 का लोन लौटा दिया, तो सेकंड वाला इंटरेस्ट क्या होगा, कम, थर्ड वाला इंटरेस्ट क्या होगा, कम, और प्रिंसिपल क्या होगा, ज़्यादा। ये चीज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्लासेस में कराया हुआ है, अमोर्टाइजेशन के अंदर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्लासेस में अमोर्टाइजेशन के अंदर ये कराया हुआ है कि जो अपने EMI पे करते हैं ना, उसमें शुरू में इंटरेस्ट कंपोनेंट ज़्यादा होता है, प्रिंसिपल कम, पर बाद में इंटरेस्ट कंपोनेंट कम होता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट ज़्यादा। वेयर हैज़ दिस बीन डन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्लासेस, ओके, TVM क्लासेस में पूरा टेबल बनाए थे, टेबल, एमोर्टाइजेशन टेबल, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का, ठीक है, जो अभी बना नहीं सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली एक है, द मॉर्टगेज लोन रीपेज प्रिंसिपल इन इंक्रीमेंट्स, क्यों, बिकॉज जो EMI पे करते हैं उस पर प्रिंसिपल पोर्शन ज़्यादा होते जाता है, while the standard bond repays it in a lump sum at maturity. Answer is what, A. Anyways, क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट से भी आंसर हो जाता, B रॉन्ग क्यों है, स्टैंडर्ड बॉन्ड रीपेज प्रिंसिपल ओवर टाइम इज रॉन्ग, स्टैंडर्ड बॉन्ड पेज प्रिंसिपल लम्प सम एट द एंड, बोथ पे प्रिंसिपल लम्प सम एट द एंड इज रॉन्ग, तो आंसर इज व्हाट, A। तो ये इंक्रीमेंट्स वाला पार्ट समझ में नहीं आया तो आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्लास का एमोर्टाइजेशन वाला पार्ट देखना है। How does the credit risk of a government bond typically compare to that of a corporate bond? Credit risk of a government bond typically compared to that of a corporate bond. The government bond have lower credit risk because they are backed by the government's fiscal power. Last class किए थे, लैंग्वेज था टैक्सेशन एंड फिस्कल पावर, लास्ट क्लास एक मल्टीपल चॉइस किए थे। तो गवर्नमेंट डिफॉल्ट ज़्यादातर करता नहीं है बिकॉज ऑफ टैक्सेशन एंड फिस्कल पावर, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट कंडीशन इज नेसेसरी फॉर एन इन्वेस्टर्स टोटल रेट ऑफ रिटर्न टू इक्वल द बॉन्ड्स YTM एट द टाइम ऑफ परचेज, आज की है। व्हाट कंडीशन इज नेसेसरी फॉर एन इन्वेस्टर्स टोटल रेट ऑफ रिटर्न टू इक्वल द बॉन्ड्स YTM एट द टाइम ऑफ परचेज, तुम YTM जितना रिटर्न कब कमाएगा, B. All coupon payments must be reinvested at the same YTM. Option number B. All coupon payments must be reinvested at the same YTM. Option number B. बहुत जन ने आंसर नंबर C दिया, पता नहीं क्यों, आज ही तो सिखाए हैं। C में क्या लिखा है, the bond price must remain at par throughout the life। कब बोले ये बात अपने, बोले ना शुरू में था 978 ही नहीं था at par, आज अपने किए ये कि all the intermediate cash flows should be reinvested at the YTM. Very surprising, Devlina De. What defines the credit spread for an FRN? क्रेडिट स्प्रेड जो FRN में MRR प्लस स्प्रेड करते हैं ना, उसके बारे में कौन सा सेंटेंस सही है, a fixed component added to the MRR. Option number C, a fixed component added to the MRR, ठीक है। और 5-7 क्वेश्चन इस फाइल में होगा, पूरा फाइल शेयर होगा, वो आप लोग कर लेंगे, मैं 23 तक कराए, और 5-7 क्वेश्चन होगा वो आप लोग कर लेंगे।
एक मिनट, चिराग महेश्वरी जा आस्किंग व्हाट इज अ फिक्स्ड कंपोनेंट. फिक्स्ड कंपोनेंट इज क्रेडिट स्प्रेड. बोल रहा है एंड नॉट वेरिएबल क्वेश्चन मार्क. तो तुमने क्लास किया है क्या चिराग? आपने क्लास किया है क्या अभी तक? कैसे मैं समझूं कि आपने क्या क्लास किया है क्या नहीं? आपने बार बार तो किए थे. MRR प्लस 250 बेसिस पॉइंट. तो ये 250 बेसिस पॉइंट क्या था? फिक्स स्प्रेड जो फिक्स था. नक्षत्र पूछ रहा है कहाँ पे फाइल शेयर होगा. तो लास्ट 2 क्लास से कहाँ फाइल देखा तुम? एक ड्राइव है, वो ड्राइव पे सारे हर क्लास का नोट्स, हर क्लास का फाइल शेयर होता है. ओके, ड्राइव पे हर क्लास का नोट्स, हर क्लास का फाइल शेयर होता है. हिमांशु पाठक पूछ रहा है क्वेश्चन 22 में टोटल रेट ऑफ रिटर्न कंफ्यूजन हो रहा है. अरे तो क्या बोलेगा इंग्लिश लैंग्वेज? ये जो ये पूछा यहाँ पे 22 में व्हाट कंडीशन इज नेसेसरी फॉर इन्वेस्टर्स टोटल रेट ऑफ रिटर्न टू इक्वल YTM. वो ये बोलना चाह रहा था किस केस में आप YTM कमाएंगे. तो हम YTM तभी कमाएंगे अगर बीच के पैसे को YTM पे री इन्वेस्ट करें. तो उसने टोटल रेट ऑफ रिटर्न वर्ड यूज कर दिया. अब चिराग महेश्वरी बोल रहा है कैन वी डू 19 नंबर प्लीज. 19 नंबर क्या था? यील्ड कर्व. तो यील्ड कर्व में क्या प्लॉट करते हैं? YTM को प्लॉट करते हैं अगेंस्ट मैच्योरिटी. आप लेट से क्लास ज्वाइन करे होंगे आज, तो आपके विम्स एंड फैंसीज के अनुसार क्लास थोड़ी चलता रहेगा. एनीवेज, important discussions. Listen please. Okay, listen. जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं, those who have joined अभी मतलब इसी बैच से, उन लोगों को क्या करना चाहिए? Okay, those who have joined रिसेंटली, अभी जो रिसेंटली ज्वाइन नहीं किए वो लोग वहाँ उछल रहे होंगे, नहीं सर मैं पहले ज्वाइन किया था मैं क्या करूँ. तो मैं एक एक बार में एक जन का बता पाऊंगा. ये वाला जो चैप्टर है फिक्स्ड इनकम LM1, उसका एक क्लास और होगा, पर वो एक क्लास में परसों सुबह ले नहीं पाऊंगा बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग टू दिल्ली टू 2 कॉलेजेस, बिकॉज ऑफ विच आई एम नॉट देयर. तो वो एक क्लास जो और है ना वो मैं लाइव लूँगा. ठीक है. तो इन दैट केस वो क्लास आपको अनाउंस हो जाएगा, ले लेंगे अपने. वो एक क्लास और किसका है? वो जो नेगेटिव प्लेज ये सब का क्वेश्चन ज़्यादा आया नहीं ना आज. क्रॉस डिफॉल्ट प्रोविजन, नेगेटिव प्लेज, उसका क्वेश्चन नहीं आया. तो बिकॉज ऑफ विच एक क्लास छोटा सा उसका होगा. तो मान लेते वो ख़त्म हो गया, तो उसका जब टेस्ट होगा ना इस वीकेंड में टेस्ट, वो टेस्ट देना है आपको. और उस टेस्ट में आपका एक्यूरेसी 80% से ऊपर आना चाहिए, क्योंकि एक चैप्टर जो कि कर लिए उसका केवल टेस्ट दे रहे, उस पर 80% नहीं आए तो कैसे चलेगा. ठीक है. तो एक तो आपको वो देना है. दूसरा लर्निंग मॉड्यूल 6, क्या लर्निंग मॉड्यूल 6 फिक्स्ड इनकम का, उसका क्लासेस आप कर लीजिए. ओके, आपके ऐप पे आपको दिख जाएगा लर्निंग मॉड्यूल 6 का. आपको LM1 के बाद LM6 बहुत बढ़िया लगेगा. क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अपने जब LM1 के बाद LM2 ये सब पे जाएंगे ना, तो पूजा के बाद क्या होगा? देयर विल बी अ हॉलीडे, कारण आपका फिक्स्ड इनकम का रिदम खराब हो जाएगा. जो मैंने रिदम अभी मेंटेन किया है, यू विल लूज द रिदम. इफ़ यू डू LM6 इन बिटवीन, आपका रिदम मेंटेन रहेगा. ठीक है. तीसरा, आपको डेरिवेटिव का LM1 एंड ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट का LM1 ये कंप्लीट कर लेना चाहिए. डेरिवेटिव का LM1, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट का LM1, दीज 2 यू शुड कंप्लीट अलॉन्ग विद द टेस्ट. तो फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव, AI. ओके, दिस इज व्हाट यू शुड डू. दोज हु हैव रिसेंटली ज्वाइंड, एकदम रिसेंटली बोलो जिन्होंने ज्वाइन किया है, दिस शुड बी योर टारगेट कि यार अपने 6 अक्टूबर के पहले तक ये सारा का सारा सल्टा ले. अब ऑब्वियसली ये मानते हुए कि उनको एग्ज़ाम लेट से देना है, लेट से मतलब नवंबर में देना है वगैरह, जिनको पहले देना है, सपोज अभी ज्वाइन किया, उसका तो स्पीड नहीं चलेगा, उसको तो और तेज़ी से करना पड़ेगा. तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ अभी. जिन्होंने पहले ज्वाइन किया था, दोज हु ज्वाइंड 2 months बैक, 2 महीना करीब हो गया, उनका इक्विटी में जो एक चैप्टर था
कौन सा एलएम था वो? हाँ पर एलएम याद नहीं। कंपनी एनालिसिस पास्ट एंड प्रेजेंट, ठीक है, उसका हो जाना चाहिए। उनका टेस्ट भी शायद हो गया है क्या उसका? हाँ टेस्ट हो गया उसका। उसके बाद डेरिवेटिव प्लस एआई, इसका इनका 3 एलएम्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। 3 एलएम्स, डेरिवेटिव और एआई का कम से कम 3 एलएम, डेरिवेटिव का 3, एआई का 3। एफएसए का LM1, क्यूएम का, मैं क्यूएम को मानता हूँ LM3 से स्टार्ट होता है। आई डोंट काउंट क्यूएम का फर्स्ट 2 चैप्टर्स। क्यूएम का LM3, क्यूएम का LM3। कॉर्पोरेट इश्यूअर्स में एक चैप्टर है, LM याद नहीं है, कैपिटल एलोकेशन, वो कैपिटल एलोकेशन, ये सब हो जाना चाहिए। एफएसए का LM1, क्यूएम का LM3, कॉर्पोरेट इश्यूअर्स का कैपिटल एलोकेशन। ओके, कॉर्पोरेट इश्यूअर्स का कैपिटल एलोकेशन चैप्टर, और डेरिवेटिव एआई का 3 चैप्टर। और जिनका उसके ही पहले चालू हो चुका है उनका कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, प्लस और ज़्यादा होना चाहिए था। डेरिवेटिव एआई कंप्लीट होने में आ जाना चाहिए था। और डिपेंड करता है कौन कब एग्जाम दे रहे हैं। जिसका फेब में एग्जाम है उसका पूरा डेरिवेटिव एआई शुड बी कंप्लीट, कॉर्पोरेट इश्यूअर्स शुड बी कंप्लीट, क्यूएम शुड बी ऑलमोस्ट कंप्लीट, एफएसए शुड बी कंप्लीट, मोटा मोटी सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए जिसका फेब में एग्जाम है। ठीक है ना? मेरे को खासकर बोलना था जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है। ऑब्वियसली बिल्डिंग ब्लॉक आपने कर लिया होगा, और टीवीएम और डीसीएफ जो है वो धीरे धीरे करते रहिए, उसको तेज़ी से मत कीजिए। 2 दिन में 1 क्लास टीवीएम डीसीएफ का, बिकॉज वो बोरिंग लगेगा। टीवीएम डीसीएफ का 2 दिन में 1 क्लास। अपना एक लाइव क्लास अभी होगा कल या परसों, मैं टाइम दे दूंगा, आई विल इन्फॉर्म यू। और उसके बाद अपना क्लास जो है 7 अक्टूबर होगा, 7 अक्टूबर, ठीक है, 7 अक्टूबर, वट एवर डे बैठ रहा है उसके हिसाब से होगा, विल सी। और 11 अक्टूबर से इकोनॉमिक स्टार्ट होगा, याद है ना, वो फ्रेश होगा सबके लिए। मल्टीपल टॉपिक्स एक साथ चलाना बेस्ट होता है सीएफए में, मल्टीपल टॉपिक्स। ऐसा नहीं होना ये भी कैसे करेंगे, अरे एक क्लास करना, क्या इशू है। और अगर नहीं होता है, यू हैव सम ऑब्लिगेशन, मेरे से इतना फास्ट नहीं होता है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देरी से एग्जाम देना, व्हाट इज़ द इशू। आप अपने सीट से चलो ना, आप देरी से एग्जाम देना, तो किसी को तो स्ट्रेस का बात ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, आपने अगर छोड़ दिया है, पढ़ना बंद कर दिया है, तो जाके प्रॉब्लम है। तो इन दैट केस मेरे को जो पैसा दिया वो डूब चुका है, और फिर सीएफए इंस्टीट्यूट को जो देंगे फिर वो भी डूब जाएगा। क्लियर कट, ठीक है ना? ओके, तो वी आर मीटिंग लाइव नेक्स्ट क्लास कल या परसों।